हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। इसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वे बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में डोला बीवी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। तो बच्चों, ये लेसन लेखक जाबिर हुसैन द्वारा जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्रण प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब सुनते हैं। कल्पना करो कि बहुत सारे सुनहरे पंखों वाले खूबसूरत पक्षी हैं जो सब मिलकर एक सफर पर जा रहे हैं। उनके साथ हमारे प्यारे सालिम अली भी हैं। यह उनका आखिरी सफर है, एक ऐसी जगह के लिए जहां बहुत शांति है और कोई शोर शराबा नहीं। जैसे एक वन पक्षी अपना आखिरी गाना गाने के बाद प्रकृति में आराम से सो जाता है, वैसे ही सालिम अली भी अब प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। अगर कोई ये चाहे कि अपना जीवन देकर उन्हें वापस ले आए, तो भी वह अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बच्चों, यहाँ पक्षी शब्द सालिम अली के लिए प्रयोग किया गया है। कई साल पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं और यह उनकी गलती है। ठीक वैसे ही जैसे वे जंगलों, पहाड़ों और झरनों को भी प्रकृति की नजर से नहीं बल्कि अपनी नजर से देखने की सोचते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मीठा संगीत सुनकर अपने अंदर खुशी और रोमांच का झरना फूटता हुआ कैसे महसूस कर सकता है? यह समझने की बात है कि सालिम अली ऐसे ही खास और अनोखे इंसान थे जिनका जन्म एक ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर हुआ था जहां प्रकृति को महसूस करने का एक अलग ही तरीका था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे मटके फोड़े थे और दूध दही से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे घने पेड़ों की छांव में आराम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी बजाएगा, जिसकी आवाज पर सबके कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज छिपने से पहले जब वाटिका का माली वहां से जाने के लिए लोगों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? इस तरह की कहानियों की दुनिया में इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें उस दुबले पतले आदमी पर एक नजर डालनी चाहिए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उनकी उम्र 100 साल पूरी होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। हो सकता है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक मौत उनकी आंखों से वह चमक नहीं छीन पाई जो पक्षियों को खोजने और उनकी हिफाजत करने के लिए समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर लगी दूरबीन तो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली जैसा बर्ड वॉचर यानी पक्षी देखने वाला शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन कभी कभी अकेले में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने दायरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों की खूबसूरत दुनिया को समझने में लगा दी और इसमें उनकी पत्नी तहमीना ने भी बहुत मदद की। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को
रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने की विनती लेकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी साहब ऐसे नेता थे जो गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर तक जानते थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। आज सालिम अली और चौधरी साहब दोनों ही नहीं हैं। अब कौन है जो भारत को और हमारी प्रकृति को बचाएगा? कौन है जो हिमालय और लद्दाख के पक्षियों की परवाह करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो, एक गौरैया का गिरना रखा था। यह हमें एक कहानी और याद दिलाती है। एक लेखक थे D.H. लॉरेंस। जब उनकी मौत हुई तो उनकी पत्नी से कहा गया कि वह उनके बारे में कुछ लिखे, परंतु उन्होंने कहा कि उनके लिए लॉरेंस के बारे में लिखना मुश्किल है, लेकिन उनकी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में मुझसे भी ज्यादा जानती है। लॉरेंस सचमुच एक सादा दिल आदमी थे। वो मेरे मन में बसे हैं, लेकिन मेरे लिए यह बहुत कठिन है कि मैं उनके बारे में अपने अनुभवों को लिख सकूं। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। सालिम अली भी लॉरेंस जैसे ही थे, एक सच्चे और खुले दिल के इंसान। वह प्रकृति की दुनिया में एक छोटे टापू की तरह नहीं, बल्कि एक अथाह सागर की तरह थे। जो लोग उन्हें जानते थे, उन्हें आज भी लगता है कि वे पक्षियों की तलाश में निकले हैं और बस अभी अपनी दूरबीन लेकर लौट आएंगे। क्या हम मान लें कि वह चले गए हैं? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो बच्चों, लेखक जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित यह संस्मरण यहीं पर समाप्त हो जाता है। बच्चों, इस लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति से जुड़कर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव, शहर व देश को साफ और सुरक्षित रखें। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।